हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बिजनेस स्टडी की सीरीज लाया हूं जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और सीबीएसई का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। और ये बात मैं आपको हर बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई नया व्यूअर हो जो कि हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो उसको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 के साथ हाजिर हूँ, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। और अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देर के इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 1.4 में हम समन्वय की अवधारणा और महत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है। जानेंगे कि समन्वय क्या होता है, क्या अवधारणा है, क्या विशेषताएं हैं इसकी और क्या इसके महत्व होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि समन्वय होता क्या है। ठीक है। तो समन्वय का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। ठीक है। मतलब समन्वय एक प्रक्रिया है जिससे एक संगठन में विभिन्न क्रियाएं जो होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक संगठन में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाता है। ठीक है। सामंजस्य का मतलब यहाँ पर आपसी मेल जोल से है। ठीक है। तो क्या होता है कि संगठन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं अगर वो आपस में मिल जुल जाएं, ठीक है, एक दूसरे से मिल जाएं, तो क्या होगा कि जो संगठनात्मक उद्देश्य है वो सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसमें कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी, आसानी से सफलता हम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि समन्वय की विशेषताएं क्या होती हैं। तो समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता हो। ठीक है। मतलब समन्वय की आवश्यकता तब पड़ती है जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि जब एक व्यक्ति खुद अकेला काम कर रहा होता है तो वहां पर समन्वय की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर सारा काम खुद ही एक अकेला व्यक्ति ही कर रहा होता है। लेकिन अगर बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो वहां पर समन्वय की आवश्यकता पड़ती है ताकि उनमें कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो जाएं, जिससे कि वो संगठन के उद्देश्य से भटक जाएं। ठीक है। इसलिए समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य का मतलब मैंने ऊपर बताया आपको, आपसी मेलजोल। ठीक है। अगला है समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। समन्वय की प्रकृति प्रयास में एकता पैदा करने की है, अतः यह एक संगठन की विभिन्न क्रियाओं में एकता पैदा करता है। ठीक है। समन्वय की जो प्रकृति है वो एकता पैदा करने वाली है। ठीक है। मतलब ये जहां भी जाएगा वहां पर एक दूसरे को आपस से जोड़ देगा, मिला देगा। ठीक है। इसीलिए इसको संगठन में प्रयोग किया जाता है इसका। और जो बहुत सारी क्रियाएं होती है, विभिन्न क्रियाओं को उनमें एकता पैदा किया जाता है, किसके द्वारा? समन्वय के द्वारा। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। तो अगला देख लेते हैं। अगला है आपका समन्वय स्थित प्रक्रिया है। समन्वय कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हमेशा के लिए एक ही बार में पूरा कर दिया जाए, यह कदम कदम पर आवश्यक होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये स्थित प्रक्रिया वाली बात है ये हर एक विशेषताओं में आएगा। बिजनेस स्टडी में जितनी भी विशेषताएं हैं सब में ये आएगा, उन सब का मतलब एक ही होता है कि समन्वय कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जिसे हम हमेशा के लिए एक ही बारी में पकाकर बनाकर रख लें। ठीक है। तो इसको कदम कदम पर इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसको बार बार किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। एक संगठन है जिसमें कोई समन्वय स्थापित हो रखा है पहले से। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ही उनमें आपसी टकराव हो गए, तो वहां पर समन्वय हो गया समाप्त। अब उनको दोबारा से समन्वय स्थापित करना पड़ेगा ताकि वो आपसी टकराव खत्म हो सके। ठीक है। तो इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि एक बार समन्वय बना दिया तो फिर दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो बीच में समन्वय खत्म हो सकता है, वहां पर दोबारा से समन्वय की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगला है समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है। सर्वव्यापकता का अर्थ उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों व स्थानों पर समान रूप से लागू होती हो, और समन्वय इसी प्रकृति का है।
आपको याद होगा कि इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी उसमें जब हम विज्ञान का प्रबंध के रूप में परीक्षण कर रहे थे, ठीक है, मतलब हम देख रहे थे कि क्या प्रबंध को विज्ञान मान सकते हैं या नहीं। तो उसमें जो विज्ञान की एक विशेषता थी वो ये थे कि विज्ञान की सर्वव्यापक वैधता है, ठीक है। तो विज्ञान की सर्वव्यापक वैधता क्यों थी? क्योंकि विज्ञान हर समय और हर स्थान पर हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होता है, ठीक है। कोई सी भी परिस्थिति हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, उस पर समान रूप से लागू होता था, इसलिए उसकी क्या थी? सर्वव्यापक वैधता थी, उसे हर जगह माना जाता था। ठीक उसी प्रकार से समन्वय है, इसको हर क्षेत्र में हर स्थान पर एक रूप से लागू कर सकते हैं। रिजल्ट इसका एक ही होगा, क्या होगा कि आपसी मेलजोल इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है, क्योंकि ये जहाँ भी जाएगा आपसी मेलजोल को बढ़ावा देता है। अगला है समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। समन्वय की आवश्यकता हर स्तर पर होती है, चाहे वो उच्च स्तर, मध्य स्तर व निम्न स्तर हो, अतः यह सबका उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। मतलब यह है कि समन्वय की आवश्यकता हर स्तर पर होती है, चाहे फिर वो उच्च स्तरीय हो, मध्य स्तरीय हो और निम्न स्तरीय क्यों ना हो, क्योंकि ये जितने स्तर के नाम लिए मैंने, इन सभी स्तरों पर कोई भी एक अकेला व्यक्ति काम नहीं करता। यहाँ पर बहुत सारे होते हैं प्रबंधक जो कि मिलकर कार्य करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्या है? समन्वय आवश्यक है, और उन सभी प्रबंधकों का ही समन्वय का उत्तरदायित्व है कि वो समन्वय को बढ़ावा दे, समन्वय का प्रयोग करें, ठीक है। अगला है समन्वय जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है। समन्वय कभी भी अपने आप स्थापित नहीं होता, अतः यह जानबूझकर किया जाता है। मतलब समन्वय कभी भी अपने आप स्थापित नहीं होता, इसको हम जानबूझकर करते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे आपने कभी अपनी बाइक कहीं भी खड़ी कर दी, तो क्या वो अपने आप चलने लग जाती है? नहीं चलती, उसको जब भी चलाना होगा आपको खुद चलाना होगा। ठीक उसी प्रकार समन्वय भी है। समन्वय आप जब भी स्थापित करना चाहेंगे तो ही स्थापित होगा, अपने आप कभी भी ये स्थापित नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने समन्वय की विशेषताएं देख ली। अब देख लेते हैं समन्वय का महत्व, ठीक है। तो सबसे पहला है संगठन का आकार। आज व्यवसाय का पैमाना निरंतर बढ़ रहा है साथ ही कर्मचारी भी। मतलब कि आज जो व्यवसाय का पैमाना है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और उसके साथ साथ कर्मचारी भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर व्यवसाय बढ़ेगा तो व्यवसाय में ज़्यादा काम आएगा तो कर्मचारी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो और क्या होता है कि कर्मचारी की रुचि भी अलग होती है, काम करने का ढंग अलग होता है, उनकी सहन शक्ति में अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, खान पीन अलग होता है, ठीक है। सब में भिन्नता होती है, मतलब अलग अलग होते हैं, फिर भी उन्हें एक साथ काम करना होता है। अतः यह समन्वय द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति जिनकी रुचि अलग है, काम करने का ढंग अलग है, सहन शक्ति अलग है, खान पीन अलग है, रहन सहन अलग है, फिर भी उनको मिलकर एक साथ काम करना है। तो ऐसा कब संभव होगा? जब समन्वय उनमें स्थापित होगा। क्योंकि अगर समन्वय स्थापित नहीं हुआ तो क्या होगा कि उनमें आपसी टकराव हो जाएंगे, भेदभाव हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जिससे क्या होगा कि जो संगठन का उद्देश्य होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए संगठन का आकार जितना बड़ा होगा वहाँ पर समन्वय उतना ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अगला है कार्यात्मक विभेदीकरण। एक संस्था में स्थापित विभिन्न विभागों का हित अलग अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में संस्था के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में रुकावट बन जाती है, जिसकी हानि से बचने का एक ही तरीका है और वो है समन्वय, ठीक है। कार्यात्मक विभेदीकरण मतलब कि एक संस्था होता है, उसमें अलग अलग विभाग होते हैं, क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग, ठीक है, बहुत सारे विभाग होते हैं। तो क्या होता है कि इन सब का अलग अलग हित होता है। जैसे क्रय विभाग का क्या हित होगा? खाली क्रय करना। विक्रय का केवल विक्रय करना। उत्पादन वाले का खाली उत्पादन करना, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसको पूरा करने में ये रुकावट भी बन जाती है अगर इनमें समन्वय स्थापित ना हुआ तो। कैसे? जैसे कि जिसका उत्पादन विभाग है उसका क्या हित है? उसका हित ये है कि वो खाली अपना उत्पादन करता जाए, ठीक है। और बिक्री वाले का क्या है कि वो केवल बेचता रहे, ठीक है। ये इन दोनों का हित है अपना अपना। लेकिन क्या हुआ कि जो ये उत्पादन विभाग है ये उत्पादन पर उत्पादन किए जा रहा है और जो विक्रय वाला है उसका बिक्री हो नहीं रही है, लोग प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे हैं और फिर भी ये उत्पादन पर उत्पादन किया जा रहा है।
तो इससे क्या होगा कि वहाँ बिक्री तो हो नहीं रही और यहाँ पे ये उत्पादन किया जा रहा है, गुड्स बना बना के, प्रोडक्ट बना बना के रखे जा रहा है, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि संगठन का उद्देश्य तो पूरा होगा नहीं बल्कि नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि अगर इनमें समन्वय स्थापित ना हो तो क्या हो सकता है, संगठन की हानि हो सकती है। और इस हानि से बचने का हमारे पास एक ही तरीका है और वो है समन्वय, कि अगर इन दोनों में समन्वय स्थापित होता तो विक्रय वाला क्या होता, वो आके उत्पादन वाले को बता देता कि अभी बिक्री नहीं हो रही है ज़्यादा, तो उत्पादन की मात्रा कम कर दें, कम उत्पादन करें, जिससे क्या होता कि संगठन को हानि नहीं होती। ठीक है, तो अगला है विशिष्टीकरण। प्रत्येक संगठन में विशिष्टीकरण का लाभ उठाने के लिए एक मुख्य क्रिया को अनेक छोटे क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है और उस कार्य के विशेषज्ञ को सौंपा जाता है जो कि समन्वय को दर्शाता है। अब क्या है विशिष्टीकरण? हर एक संगठन में विशिष्टीकरण का लाभ उठाया जाता है। कैसे? कि कोई भी एक क्रिया है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उन क्रियाओं के विशेषज्ञ को सौंपा जाता है, जिससे कि उस क्रिया को करने में कोई भी गलती की संभावना ना हो, ना ही ज़्यादा टाइम लगे, ना वेस्टेज हो कुछ भी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो कार्य होता है वो समय पर और सफलतापूर्वक प्राप्त होता है, जो कि एक समन्वय को दर्शाता है। क्योंकि सारे अपने अपने कार्य में लगे होंगे तो ना ही उनसे टकराव की वहाँ पर वो रहेगी संभावना, ठीक है, ना ही कोई देरी होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये समन्वय को दर्शा रहा है। इनमें क्या है, समन्वय है, जिसको जो कार्य दिया गया वो उसके प्रति अपना कार्य करने लगा। तो ये यहाँ पर क्या है कि ये समन्वय को दर्शाता है। क्या? विशिष्टीकरण। ठीक है, तो अगला है आपका विभिन्न क्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता। एक संस्था की विभिन्न इकाइयां जितनी अधिक एक दूसरे पर आश्रित होंगी, समन्वय की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। अब एक संस्था में क्या होता है कि बहुत सारी इकाइयां होती हैं और वो जितनी अधिक एक दूसरे पर निर्भर होंगी, क्या होगा, उतनी ही अधिक वहाँ पर समन्वय की आवश्यकता होगी। अभी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था, क्या, उत्पादन विभाग और विक्रय विभाग का। क्या हुआ था वहाँ पर, वो दोनों में समन्वय स्थापित नहीं था, इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, संगठन को हानि हो रही थी। क्योंकि और जबकि वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित थी। क्यों आश्रित थी? क्योंकि जब तक उत्पादन विभाग उत्पादन नहीं करेगा, बिक्री वाला बिक्री कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसी प्रकार जितनी भी और विभागें हैं वो जितनी ज़्यादा एक दूसरे पर आश्रित होंगी, उतना ज़्यादा ही वहाँ पर समन्वय की आवश्यकता होगी, ताकि संगठन को हानि से बचाया जा सके और उस उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर समन्वय के महत्व को आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि समन्वय क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं और क्या इसके महत्व होते हैं। आप कभी भी नहीं भूलेंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर समाप्त होती है। ये एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इस एक्सरसाइज में केवल समन्वय के बारे में था, विशेषताएं और महत्व बताई गई थी, जो मैंने आपको बताया, अच्छे से समझाया। जब इसके नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें छोटी से छोटी बातों को अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है, नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उनका सॉल्यूशन दे सकूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर वो भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वो तभी पढ़ पाएंगे जब आप उनके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके साथ दोबारा से हाजिर रहूँगा आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।